हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर एक्चुअली में जस्ट आपको अवेयर कराने के लिए रहता है कि फिजिक्स है क्या। बेसिकली इस चैप्टर से, दैट मींस फिजिकल वर्ल्ड से, आपके टर्म एग्जाम में ही क्वेश्चन आते हैं। फाइनल एग्जाम में इसके क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं और आईआईटी जेईई में भी इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट जनरल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में यदि आपको फिजिक्स समझना है, फिजिक्स से आपको प्यार करना है, तो उस कंडीशन पर आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नाम से ही समझ जाइए, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मतलब हम पूरा का पूरा फिजिक्स जो है, फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्या पूरा वर्ल्ड है, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। अब फिजिक्स से क्या स्टार्ट करें, तो क्वेश्चन ये है, इस चैप्टर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, फिजिक्स है क्या? फिजिक्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हमें पता है कि साइंस नाम की एक स्टडी ब्रांच रहती है, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। अब फिजिक्स में क्या है, आप पूरे के पूरे नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब यदि कोई पूछे कि फिजिक्स क्या है, तो हम ये बोलेंगे ये एक्चुअली में वो ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या है ये? वो ब्रांच ऑफ साइंस है जहां पर आप डील करते हैं किसके साथ? नेचर के साथ एंड नेचुरल फिनोमेना के साथ। किसके साथ डील करते हैं? नेचर और नेचुरल फिनोमेनास के साथ। चाहे वो सूरज का उगना हो, सनराइज, सनसेट, मून रेवोल्यूशन, या फिर अर्थ रोटेशन की बात कर ले, ये सारे के सारे हैं नेचुरल फिनोमेना। लेकिन आप डील कहां पर करते हैं इसके बारे में? आप डील करते हैं फिजिक्स में। पंखा घूम रहा है, कूलर चल रहा है, लाइट आ रही है जिसके कारण आप मुझे देख पा रहे हैं, स्क्रीन में एक इमेज फॉर्म हो रही है, ये पूरा का पूरा जो है वो फिजिक्स है। फिजिक्स सिर्फ नेचुरल फिनोमेना नहीं या फिर नेचर नहीं, आप उस सभी का प्रूफ जो है वो फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से? ये कौन बताता है? फिजिक्स। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जितनी भी स्टडी की ब्रांच है वहां पर फिजिक्स को किंग माना गया है। ठीक है, फिजिक्स क्या है? किंग। यदि मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स वाले नाराज ना हो, मैथ्स को हम क्वीन कहते हैं। दैट मींस फिजिक्स किंग ऑफ स्टडीज, वेयर एज मैथ्स इज द क्वीन ऑफ स्टडीज। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या हुआ? तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी जस्ट इनके अंडर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पढ़ते हैं उसका प्रूफ कहां से आता है? फिजिक्स से ही आता है। अब कैसे वो रिलेट किया जाता है वो हम अभी देखेंगे। पहले समझ लें कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स समझ में आ गया होगा। अब फिजिक्स जो है, पूरी की पूरी फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ दो लॉज के ऊपर वर्क करती है। मतलब जब भी आप फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये दो लॉज जानना बहुत जरूरी है। यदि आपने ये दो लॉज नहीं जाने, मतलब आप फिजिक्स के बारे में नहीं पढ़ सकते। क्या है वो दो लॉज? तो टू लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं, पहले लॉ को हम कहते हैं यूनिफिकेशन। क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। और दूसरे लॉ को कहते हैं रिडक्शनिज्म। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो इन दोनों के ऊपर बेस्ड हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। अब यूनिफिकेशन क्या है? यूनिफिकेशन का मतलब होता है, देखो यूनि मतलब सिंगल, तो यूनिफिकेशन ये कहता है कि फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा फिनोमेनास जो हैं वो आपके सिंगल लॉ से प्रूफ किए जाएंगे। ठीक है,
मतलब ज्यादा से ज्यादा फिनोमिनास को जब अपन सिंगल लॉ से प्रूफ करते हैं तो उसे कह देते हैं यूनिफिकेशन। जैसे मैं ऊपर से नीचे गिरा, मून अर्थ के अराउंड रोटेट हो रहा है, या फिर एप्पल का ऊपर से नीचे गिरना, या फिर सन जो है वो सेंटर पर है। इन सभी का जो रीजन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक लॉ है वहां पर, ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो हमने क्या किया, बहुत सारे फिनोमिनास को सिर्फ एक लॉ से समझाने की कोशिश की, और इसी चीज को हम क्या कह देते हैं, यूनिफिकेशन कह देते हैं। When most of the phenomena are explained by a single law, then this is called as unification. नेक्स्ट आते हैं रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है जब आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दी जाती है और आप क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, तो उसे कह देते हैं अपन रिडक्शनिज्म। ओके, जैसे भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको सपोज आईआईटी क्रैक करनी है या फिर यूपीएससी एग्जाम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए छोटे छोटे स्टेजेस बनाएंगे। एक साल में आपको इतना प्रिपेयर करना है, या फिर 6 मंथ में इतना करना है, फिर 6 मंथ में इतना करना, फिर 6 मंथ में, तब जाके आप 1.5 ईयर्स बाद क्या करोगे, यूपीएससी को क्रैक कर लोगे। तो आपने क्या किया, इस बड़ी सी सिचुएशन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, और इसी चीज को हम कह देते हैं रिडक्शनिज्म, जो कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म। अब ये तो हमने देख लिया कि फिजिक्स में भाई लॉ जो है वो किस तरीके से यूज किए जाएंगे। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब कि आप यहां पर डील करने वाले हैं कि फिजिक्स को कैसे डिवाइड किया, मतलब डिवीजन ऑफ फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स की यदि मैं डिवीजन की बात करूं तो फिजिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट को कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, दूसरे पार्ट को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। आई होप आप सभी को पता होगा, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा। बड़ा इन द सेंस आप क्या करेंगे, जब आप चीजों को ऊपर से पढ़ने की कोशिश करेंगे मैक्रोस्कोपिक, जब आप चीजों को अंदर से जाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब समझते हैं भाई ये माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक के अंडर क्या क्या आता है। तो यहां पर अपन पढ़ते हैं मैकेनिक्स के बारे में, फिर पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक के बारे में, अभी मैं थर्मो ही लिख दे रहा हूं। फिर आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, फिर आप पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के बारे में, और यहां पर आप पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स। यहां पर आप क्या पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब भाई ये सब समझते हैं कि है क्या, ये कहां से आया, कैसे जनरेट हुआ। तो देखिए, यदि मैं 11th क्लास की बात करूं तो आप यहां पर मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, ये आपका 11th क्लास का है। यदि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और ऑप्टिक्स की बात करूं तो ये हम पढ़ते हैं 12th क्लास में। और क्वांटम फिजिक्स जो है वो एक्चुअली में छोटा सा ही पार्ट है, जहां पर आप किसके एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। छोटा मोटा पार्ट है, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो ये आप फिर से 12th के बारे में पढ़ते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये 11th में इतना सा है, 12th में इतना ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। 11th में सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 ब्रांचेस के बारे में तो पढ़ना है, लेकिन क्या है, इस 2 ब्रांच के अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत सारी चीजें। इवन यदि मैं आपको कहूं तो 12th क्लास से ज्यादा सिलेबस जो है वो आपका 11th क्लास में कवर होता है। ठीक है, अब
जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है उसको अपन क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। क्लासिकल बहुत पुरानी पुरानी पता है ये क्लासिकल करना। यहां पर भी क्लासिकल मतलब बहुत पहले, बहुत ही पहले जो हमने फिजिक्स चालू की थी क्लासिकल फिजिक्स उसे कह देते हैं। और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को अपन क्वांटम फिजिक्स ही कह देते हैं या फिर सिंपल माइक्रोस्कोपिक कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में, मतलब फिजिक्स में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। अब फिजिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं वो तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं फिजिक्स का रिलेशन। रिलेशन मतलब भाई फिजिक्स का किन किन सब्जेक्ट्स के साथ संबंध है। तो यदि मैं जितनी भी ब्रांचेस के बारे में बात करूं, स्टडीज की जो ब्रांचेस हैं, अब आप ये मत बोले सर हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश भाई इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, उसके साथ कोई रिलेशन मैं भी निकाल कर नहीं बता सकता। तो धीरे धीरे करके हम पढ़ते हैं हर एक के बारे में रिलेशन। पहले देखते हैं मैथ्स के बारे में रिलेशन। फिजिक्स जो है वो कैसे मैथ्स के साथ रिलेट करती है ये समझते हैं। जैसे आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा, बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जितने भी मैथमेटिक्स में फॉर्मूले यूज होते हैं वो सारे के सारे उनका प्रूफ वो कहां से आता है, वो आता है थ्योरीज ऑफ फिजिक्स से। मतलब फिजिक्स की जो थ्योरीज है फिजिक्स में ही इसका प्रूफ दिया जाता है। तो इस तरीके से ये मैथ्स के साथ रिलेट कर गई। अब आते हैं केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेट करते हैं। भाई नाराज मत होना, केमिस्ट्री मैंने बताया था क्या करती है, इनके अंडर काम, किसके अंडर, मैथ्स और फिजिक्स के अंदर। बट समझते हैं यहां पर क्या कैसे रिलेट कर रहा है। तो देखिए केमिस्ट्री में यदि मैं बात करूं तो बहुत सारी इंटरनल चीजें के बारे में अपन पढ़ते हैं, जैसे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, या फिर एटम के अंदर प्रोटॉन्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो रीजन है जो इसका, वो किसके अंदर बताया गया, फिजिक्स के अंदर। मतलब केमिस्ट्री के जो फिनोमेना है, आपने देखा होगा केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा जो है वो सीधे फॉर्मूले दे दिए जाते हैं। अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में थ्योरीज की बजाय डायरेक्ट फॉर्मूले दे दिए जाते हैं। तो थ्योरीज का जो प्रूफ है वो अपन कहां से पढ़ते हैं, फिजिक्स से पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप क्या करते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सेल और टिश्यू है वो कैसे आपको पता चला कि सेल और टिश्यू है। भाई आपने क्या अंदर जाके घुस के देख दिया स्किन को ऐसे फाड़ फाड़ के, आपने क्या किया, आपने माइक्रोस्कोप का यूज किया, एडवांस माइक्रोस्कोप का यूज किया, ठीक है, ऐसे कुछ आपने मशीन्स का यूज किया। भाई जाहिर सी तो मशीन ही है। तो मशीन का यूज भाई किया कैसे, कौन ला के दिया, कौन ला के दिया, कौन ला के दिया, ये जो फिजिक्स है ना, बड़ा ही भोला भाला और बहुत अच्छा बच्चा है। ये क्या किया, इसने डिवाइस लाके दिए, बोले लो बायोलॉजी देखो, सेल टिश्यूज सबके बारे में जान लो। तो जो आपके डिवाइसेस यूज किए जाते हैं वो एक्चुअली में कहां से आते हैं, फिजिक्स से आते हैं। ये बायोलॉजी के साथ एक रिलेशन हो गया इसका, ठीक है। अब ये तीनों ब्रांचेस के साथ कैसा रिलेशन है ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो भाई कुछ लोग बोलते हैं कि फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी जो है, फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी क्या दे देता है, सोसाइटी। मतलब आपने, यदि आपको क्या है, ग्रोथ चाहिए, एक लग्जरियस लाइफ चाहिए है, आप थोड़ा डेवलप होना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी चाहिए, और टेक्नोलॉजी के साथ फिजिक्स। मतलब भाई फिजिक्स क्या है, रीजन है भाई, रीजन। टेक्नोलॉजी जो भी एडवांस चीजें आ रही हैं उन सभी के पीछे का जो रीजन था
वो क्या है? फिजिक्स। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं भाई कि फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी सोसाइटी, बट मैं कहता हूं कि फिजिक्स के अंदर है टेक्नोलॉजी। बट आप एज पर दी बुक आप ऐसे याद रखें कि फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी जो है वो सोसाइटी होती है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। जैसे क्या हुआ, पहले अपन टरबाइन से रोटेट कराते थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। बाद में क्या हुआ, स्टीम इंजन आए, स्टीम के थ्रू टरबाइन को रोटेट कराना और इलेक्ट्रिसिटी आई। तो जो स्टीम इंजन है, यदि मैं स्टीम इंजन की बात करूं तो स्टीम इंजन में उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए फिजिक्स का यूज करते हैं। अब एफिशिएंसी इंक्रीज हुई मतलब क्या हुआ, यहां पर टेक्नोलॉजी आई और ये रिजल्ट कर गया एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी में। तो ये था आपका कैसे टेक्नोलॉजी रिलेट करती है फिजिक्स को। अब हम क्या करते हैं, कुछ लॉज के बारे में समझ लेते हैं, कुछ फोर्सेस के बारे में समझ लेते हैं। भाई फोर्स आपको बहुत सारे पहले से पता है, मैं जस्ट आपको नाम बता दे रहा हूं क्योंकि आई होप आप देख सकते हैं कहीं से भी। तो कुछ फोर्स इन्वॉल्व होते हैं फिजिक्स में, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, सभी को पता है क्या होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सभी को पता होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फिर उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स मींस न्यूक्लियर चार्ज के बीच जो फोर्स होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो ये फोर्सेस के बारे में कभी कभार डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमको पहले से पता है कि वो फोर्स जिसके कारण हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब दो चार्जेस रेस्ट पर होंगे तो उन दोनों के बीच जो फोर्स होगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स पता है आपको, न्यूक्लियर फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये सारी के सारी चीजें यदि आपको नहीं भी पता है तो भी आगे चल के हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, आगे चल के आप सिर्फ इसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो यहां पर बात करने वाली चीजें हैं वो हैं लॉज। फिजिक्स के कुछ फेमस लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भाई यदि मैं बोलूं तो सभी को पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये सभी को पता है, बट अब देखिए मास का लॉ कहां से आया, फिजिक्स से, और इसी के थ्रू आपने केमिस्ट्री में एक चीज प्रूव करी, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर होता है, क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ये भाई एक और प्रूफ मिल गया आपको केमिस्ट्री को रिलेट करते हुए। ठीक है, फिर इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या कहता है, यदि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, बराबर होता है। फिर उसके बाद होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का लॉ ये कहता है कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर टॉर्क ना लगाया जाए, ओके समझिएगा, टॉर्क ना लगाया जाए तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है, अब यदि आप इस ऑब्जेक्ट पर कुछ भी फोर्स ना लगाएं तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, इनिशियल वाला और फाइनल वाला, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पूरा का पूरा आपने पढ़ा किसके बारे में, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, जहां पर हमने समझा कि फिजिक्स क्या होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब डेली आपके लिए एक फ्रेश न्यू अपडेटेड वीडियो आएगी। थैंक यू। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप
यहां पर इसी चैप्टर से रिलेट करते हुए कुछ डिस्कवरीज के बारे में जरूर पढ़ लें, क्योंकि डिस्कवरीज कभी कभार पूछी जा सकती हैं। कभी कभार जैसे कि फेमस आपके साइंटिस्ट कौन कौन से जिसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी, ये आपने पहले से ही पढ़ा है, इस कारण से मैंने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। सो आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। थैंक यू।